कक्षा एकादश के सभी छात्र छात्राओं का इस नए वीडियो में स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे विषाणु। तो विषाणु की सर्वप्रथम पहले देखते हैं विषाणु होता क्या है। ठीक, क्या है विषाणु? विषाणु क्या है? विषाणु जो होता है क्या होता है? सूक्ष्मतम कण होता है जो मनुष्य में क्या करता है? रोग जनक करता है। बैक्टीरिया भी करता है तो कॉमन हो गया। तो अलग क्या है विषाणु में, ये देखेंगे। तो विषाणु जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है डीएनए विषाणु और एक क्या होता है आरएनए विषाणु। ठीक, और उसके क्या देखेंगे? विषाणुओं के प्रकार देखेंगे। तो विषाणु क्या होता है? सूक्ष्मतम जीव हैं जो रोगों में मनुष्यों में क्या करते हैं? रोग जन करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। वो आपका क्या कहलाता है जी? विषाणु कहलाता है। और विषाणु सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अलग चीज़ ये है कि विषाणु जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों की क्या है? बीच की कड़िका है। क्या है विषाणु? सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की क्या है? कड़िका। चलिए तो अब आगे देखेंगे हम कि क्या क्या होता है। चलिए, क्या है विषाणु? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़िका है। बीच की कड़िका है। अच्छा, और बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि मान्यता है ऐसा कि सर्वप्रथम जीव जो है ब्रह्मांड में क्या था? विषाणु था। ठीक, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं विषाणु। तो विषाणु जैसे मैंने लिखा है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़िका। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें क्या होगा? सजीव का भी गुण होगा और इसमें क्या होगा? निर्जीव का भी गुण होगा। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले सजीव का गुण। तो सजीव कैसे होता है? जब क्या करता है इसमें कुछ जीवों में चलन होती है, प्रसरण होती है, क्रियाएं होती हैं, तो वो क्या कहलाती है? आपका सजीव गुण कहलाता है। तो चलिए इसके प्रसरण की बात नहीं करेंगे, हम सीधा डीएनए की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है, अर्थात क्या होता है इसमें? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है, न्यूक्लियस मटेरियल बोला जाता है, अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। आगे समझ में क्या बोला जाता है? जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है विषाणु में। सजीव का गुण हो गया। दूसरा, अब इसमें ये पाया जाता है तो इसमें सामान्यता क्या होगी? ये रोगों के जन्म करते हैं, रोग जनक होते हैं, रोग जनक होते हैं। अब मुझे ये बताइएगा, ठीक, रोग जनक होते हैं। अब जैसे डीएनए पाया गया, अनुवांशिक पदार्थ पाया गया, तो इसमें अनुवांशिक पदार्थ हो गए, तो जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाएंगे, इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? इसमें एक का गुण दूसरे के गुण में, दूसरे जीवों के गुण में जाएगा। जैसे एक वायरस है तो एक वायरस को मान के चलो टीबी कॉज करता है, जबकि वायरस नहीं करता, बैक्टीरिया कॉज करता है। कोई बॉक्स है वायरस, जैसे पोलियो कॉज करता है, तो दूसरा उसका वायरस होगा वो भी तो पोलियो कॉज करेगा, लेकिन दोनों का अलग अलग गुण रहेगा कि नहीं रहेगा? दोनों का गुण अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अनुवांशिक पदार्थों की वंशागति की होगी इसमें। बिल्कुल, ये तीन ही देखते हैं। डीएनए आरएनए होता है, रोग जनक होते हैं, वंशिकों की गति करते हैं। अब मुझे बताइएगा वंशागति की मतलब क्या होता है? एक वंश से दूसरे वंश, जीनों का ट्रांसफर या डीएनए का ट्रांसफर या कुछ गुणों का ट्रांसफर, लक्षणों का जाना। तो लक्षण परिवर्तन कब होते हैं? जब इनमें क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। तो उत्परिवर्तन क्या होता है ये देखते हैं। उत्परिवर्तन, तो उत्परिवर्तन जो होता है, हमारे जो जीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उनमें अचानक जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं किसी कारणवश, उसको हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन को सबसे पहले किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रिच नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसको दिया था? उत्परिवर्तन को किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रिच नामक वैज्ञानिक ने। चलिए तो ये हो गए उनके मुख्यतः चार कैरेक्टर हो गए सजीव के कैरेक्टर। चलिए पहला क्या है? डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है। दूसरा, रोग जनक होते हैं, सभी जानते हैं। तीसरा, वंशागति की होती है। वंशागति की कैसे होती है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होती है। जैसे कई लोग का होता है कि पुराने जमाने जैसे बोला जाता है, अभी भी कई जगह होता है कि मान के चलो किसी के पिता का जैसे आँख क्या है ऐसे थोड़ा सा कम दिखता है, उसको भेंगापन बोलते हैं। ठीक, तो उसके बच्चा का भी लक्षण कभी कभी आ जाता है, उसी क्या बोलते हैं? वंशागति की। लेकिन यहाँ वायरस के कारण रोगों का वंशागति की हो जाएगा। ठीक, वो क्या कहलाएगा? आपका वंशागति की। तो इनमें होता है अनुवांशिक पदार्थ वंशागति की। तीसरा, चौथा क्या है? उत्परिवर्तन। मतलब क्या है? हमारे जिन सूत्रों में अचानक परिवर्तन कारण जो परिवर्तन उत्पन्न होंगे वो क्या कहलाएगा? आपका उत्परिवर्तन। चलिए अब उसके बाद देखते हैं हम लोग निर्जीव। तो पहला क्या? इनमें श्वसन नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें श्वसन नहीं होता है। देखिए
सबसे ये इंपॉर्टेंट लाइन पूछ सकता है कि जीवाणुओं में विषाणुओं में श्वसन होता है या नहीं होता है, क्योंकि यही जरूरी है। जीवाणुओं में क्या होता है, श्वसन होता है, लेकिन विषाणुओं में नहीं होता है। तो ये जिंदा कैसे रहते हैं? तो क्या होता है, इनका मोड ऑफ एक्शन श्वसन का कुछ दूसरा होता है, श्वसन नहीं होता है इनमें, एब्जॉर्प्शन होता है और शोषण होता है। ठीक, इनकी जो त्वचा जो है वो क्या होती है, कई विषाणुओं की त्वचा क्या होती है, संकुचनशील होती है। ठीक, पेरिथेलियल ऊतक की बनी होती है, जिससे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं, अपना जीवन निर्माण में से मदद करते हैं। ठीक, दूसरा देखते हैं। अब इनमें श्वसन नहीं हो रहा है, हाँ, और इसमें श्वसन नहीं हो रहा तो क्या होंगे, इसमें किसी भी प्रकार का क्या होगा, प्रचलन नहीं होगा, प्रचलन नहीं होगा। फिर तीसरा क्या होगा, ये छूने से वायु में स्पर्श द्वारा क्या करेंगे, फैलेंगे। ये हो गया इसका, ये क्या हो गया, उसके मुख्यतः विषाणु के लक्षण, निर्जीव के लक्षण हो गए, आपके सजीव के लक्षण हो गए। चलिए अब यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं हम लोग कि निर्जीव के लक्षण क्या क्या है। अब देखिए जीव किसमें होता है, जिसमें जीवन होता है। ठीक, तो जीवन में क्या होगा, जीव द्रव्य उपस्थित होगा। क्या होगा, जीव द्रव्य। तो यहाँ पे क्या होगा, जीव द्रव्य उपस्थित नहीं होता है, तो जीव द्रव्य अब्सेंट, जीव द्रव्य अब्सेंट, अनुपस्थित हो। ठीक, और कुछ कैरेक्टर देखने हैं क्या, नहीं। चलिए हाँ, अब मुझे बताइएगा, इसमें तो पोषण होगा, तभी तो हाइट वेट सब में ग्रोथ करेगा, और इसमें निर्जीव पे देखेंगे तो क्या होगा, अभाव होगा पोषण का, मतलब उपापचय क्रिया का, उपापचय क्रियाओं का क्या होगा, इसमें अभाव होगा। क्या होगा, इसमें अभाव होगा। ये सारे कैरेक्टर किसके हैं, विषाणु में निर्जीव के। सबसे मैंने आपको विषाणु बता दिया क्या होता है, और विषाणु को सर्वप्रथम किसने दिया था, इवानोव्स्की ने। इसकी भी बोलते हैं, कई जगह इसकी भी लिखा है, इवानोव्स्की ने सर्वप्रथम दिया था। सर्वप्रथम इसको दिया था, विषाणु को दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे विषाणुओं का वर्गीकरण। चलिए तो देखते हैं विषाणु का वर्गीकरण। विषाणुओं का वर्गीकरण, विषाणुओं का वर्गीकरण देखते हैं। अच्छा, अब विषाणुओं का वर्गीकरण। ठीक, तो विषाणु का हम लोग देख लेते हैं वर्गीकरण। मुख्यतः दो प्रकार से देखेंगे, अभी आगे और आएगा तो आगे देखेंगे। चलिए दो प्रकार से देखेंगे। पहला क्या होगा, उसकी अनुवांशिक पदार्थ कहता है, अनुवांशिक पदार्थ के आधार पर। दूसरा क्या होगा, शेप, मतलब आकृति या आकार के आधार पर। चलिए अब हम देखते हैं इसमें मुख्यतः। ठीक है, इसको आकार को सममिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सममिति। चलिए सममिति के आकार पर और सममिति के आधार पर या अनुवांशिक पदार्थों के आधार पर। चलो ये हो गया अनुवांशिक पदार्थों के आधार पर, मतलब क्या होगा, इसमें डीएनए और आरएनए। क्या होगा, डीएनए और एक होगा आरएनए। ठीक, चलिए तो इसी को डील कर लेते हैं, डीएनए और आरएनए का। ठीक, अनुवांशिक पदार्थ के आधार पर दो होंगे मुख्यतः। कौन कौन से होंगे, पहला डीएनए के आधार पर और दूसरा क्या होगा, आरएनए के आधार पर। तो ऐसे विषाणु जिनमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होगा, डीएनए होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका डीएनए उपस्थित विषाणु कहलाएगा। ठीक, और आरएनए जिनमें उपस्थित होगा, जिनके अनुवांशिक पदार्थ क्या होंगे, आरएनए होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, आरएनए उपस्थित विषाणु। तो डीएनए मुख्यतः क्या होता है, जितने भी जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, जीवाणु भोजी, इसको हिंदी में जीवाणु भोजी।
और इसमें क्या होंगे, जितने भी प्लांट्स वाले वायरस होंगे, प्लांट्स वायरस, वो सब किसमें आएंगे, आपके आरएनए वाले में। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इसके आकार के आधार पर। तो आकृति के आधार पर मुख्यतः कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये हो गया आनुवंशिक पदार्थ का 2 प्रकार के, डीएनए जिसमें आनुवंशिक पदार्थ होगा वो, और दूसरा क्या होगा, आरएनए जिसमें आनुवंशिक पदार्थ होगा वो। चलिए अब हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, इसका सममिति के आधार पर। कौन सा देखेंगे, सममिति या आकृति के आधार पर। सममिति मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। चलिए इसमें क्या होता है, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। चलिए पहला होगा आपका हेलिकल, दूसरा होगा आइसोहेड्रिकल, आइसोहेलिकल, तीसरा एक और है आपका बाइनल या जटिल विषाणु। ठीक, जटिल विषाणु, ये हो गया हेलिकल। तो ऐसे विषाणु जो रॉड शेप के होते हैं, रॉड का शेप कैसा होता है, रॉड में ऐसे ऐसे ऐठन होता है, तो ऐसे विषाणु जो रॉड की आकृति के होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके हेलिकल विषाणु, हेलिकल विषाणु। इसके एग्जाम्पल में सामान्यतः क्या आएंगे, जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी मतलब क्या होता है, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, या जिसपे क्या करते हैं, जाकर अटैच हो जाते हैं और अपनी आगे की जो क्रियाएं करनी होती हैं वो क्रियाएं संपन्न करती है, वो क्या कहलाती है, आपकी जीवाणु भोजी। ये हो गया। चलिए इसमें और दिया है आपका एग्जाम्पल में दिया है, 2 और दिया है, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, और क्या पोटैटो, पोटैटो। टोबैको मतलब होता है तंबाकू। ठीक, हाँ तंबाकू से याद आ गया, सर्वप्रथम तंबाकू की खोज, सर्वप्रथम तंबाकू में निकोटीन वाले 2 हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं, दोनों महिलाएं हैं, एक अनीता गुहा है, अनीता गुहा, और एक माहेश्वरी देवी। इन्होंने क्या की थी, तंबाकू की खोज की थी, तंबाकू की पराग वाले देवी, हाँ माहेश्वरी देवी, ये 2 हैं। ठीक, जो तंबाकू से रिलेटेड है, निकोटीन से। ठीक, चलिए आइए हम देखते हैं इसमें क्या बताया मैंने। हेलिकल में 2 3 होंगे, जीवाणु भोजी होंगे। पोटैटो मतलब क्या होता है, आलू होता है, तो आलू में पाया जाने वायरस, और टोबैको मोज़ेक मतलब तंबाकू में पाया जाने वायरस। ये हो गया हेलिकल का। दूसरा हम लोग देखते हैं आपका आइसोहेड्रल या स्फेरिकल वाला। ठीक, चलिए ऐसे विषाणु जो क्या होते हैं, त्रिकोणीय आकृति होते हैं। आप लोग डायमंड देखें, सबके सब मूवी देखें, सही में तो किसी के पास नहीं होगा। ठीक, डायमंड जो होता है वो कैसा होता है, एक त्रिकोणीय आकृति होता है। मुख्यतः बाहर का शेप उसका त्रिकोणी त्रिकोणी दिखता है, 3 कोने का, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वैसे जीवाणु किसमें कहलाएंगे, आइसोहेलिकल या आइसोहेड्रल जीवाणु कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल हम लोग को क्या क्या दिया गया है, वर्सिटेस दिया गया, इसमें त्रिकोणी विषाणु लिख सकते सीधा, इसमें 12 वर्सिटेस होते हैं, ऐसी त्रिकोणी कर करके 12 बने होते हैं, जैसे डायमंड बना होता है आपका, ऐसे करके, जैसा भी ये डायमंड टाइप मान के चलो, डायमंड दिख नहीं है फिर भी समझ लो, तो ये डायमंड टाइप से मान रखा। ठीक, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका आइसोहेलिकल या आइसोहेड्रिकल। तीसरा देखते हैं हम लोग, क्या देखेंगे, चलिए तीसरा क्या देखेंगे, जटिल विषाणु। जटिल विषाणु क्या होते हैं, चलिए तो जो दोनों का गुण रहेगा, जो डायमंड और स्फेरिकल दोनों के समान रहेगा, वो विषाणु क्या कहलाएंगे, जटिल विषाणु। ऐसे विषाणु जो डायमंड और स्फेरिकल दोनों का गुण रखते हैं, वो विषाणु क्या कहलाते हैं, आपका जटिल विषाणु कहलाते हैं। हो गया। इसमें भी क्या आएंगे, कई बैक्टीरियोफेज रहते हैं जो डायमंड आकार के पिरामिड संरचना वाले होते हैं, पिरामिड नहीं है मतलब 12 वर्सेटाइल वाले संरचना होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके जटिल विषाणु कहलाएंगे। चलिए अब कल की वीडियो में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि आगे जो विषाणु है उसके बारे में संरचना देखेंगे कि विषाणु क्या क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा आपको इंट्रो थोड़ा सा देता हूँ, विषाणु क्या होता है। ये एक बैक्टीरियोफेज का बना है, मान के चलिए ये विषाणु है, ये विषाणु का कॉर्नर वाला भाग हो गया, कॉर्नर से संरचना निकली है, संरचना सबसे स्टार्ट। तो विषाणु मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं,
ठीक, ये वाला हेड पार्ट कहलाता है, हेड कहलाता है, ये आपका कॉलर कहलाता है, ये आपका स्टार्ट कहलाता है और ये आपका बेस कहलाता है। ठीक, बेस कहलाता है। इन्हीं बेस से क्या कहलाता है, एक जीवाणु दूसरे जीवाणु से जाके क्या करते हैं, चिपकते हैं। ठीक, चलिए तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।